नमस्ते मेरे रेलवे वाले भाइयों। और अब तो सीरियस होकर पढ़ लो। अब तो रेलवे ने साल 2025 के नोटिफिकेशन का भी कैलेंडर निकाल दिया। आप हमारे चैनल पे जाके देखो, मैंने वीडियो बनाई है भाई। ये देखिए 2025 का कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया है। 2024 ना सही 2025 में रेलवे की नौकरी लेके रहेंगे। और सीरीज हम आपको पढ़ा ही रहे हैं मेरे दोस्तों। यहां पर आ जाइए आप, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज डेली क्लास हो रही है मेरे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स यहां पे करवा दिए हैं। जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए। और अभी मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं। रेशियो की जो पहली क्लास है, अगर वो किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास जाके देख ले, रेशियो पार्ट 1। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के रेलवे द्वारा पूछे गए अलग अलग एग्जाम के, एएलपी के, टेक्नीशियन के, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के, इवन ग्रुप डी की भी अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं। ठीक है ना। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये वही सवाल हैं जिनमें से आगे दोबारा भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। चलिए, तो ये रेशियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पहले करवाया है। और जो हमारी रेलवे की जो बुक है, जो कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, इसी बुक से मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। ठीक है ना। और अगर आपको इनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। मैं आपको यहां पर बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं रेलवे द्वारा पूछे गए आज तक के सभी एग्जाम्स के। आ जाएं, चलिए सवाल नंबर 18 से शुरू करेंगे। इसका मतलब ऑलरेडी हम 17 सवाल कर चुके हैं। 1 घंटे का कौन सा 0.1 सेकंड होता है? सोचो सोचो सोचो। 1 घंटे का कौन सा 0.1 सेकंड होता है? क्या आप ये बात समझे? आप मुझे बताओ। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे का मतलब हो गया मेरे भाई 3600 सेकंड के बराबर। तो पूछा 1 घंटे का कौन सा 0.1 सेकंड होता है? तो 1 घंटा हो गया मेरे प्यारे भाई 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड का कितना हिस्सा, या मेरे प्यारे भाई कितना डेसिमल 1 सेकंड होगा? 1 सेकंड 3600 सेकंड का कितना हिस्सा है? तो 1/3600 आ जाएगा मेरे भाई। अब 1 को मुझे 3600 से डिवाइड करना है, तो आप मुझे बताओ कैसे डिवाइड होगा? तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे पहले दशमलव आएगा, फिर दशमलव लगा के यहां पे 0 बढ़ा लेंगे, डिवाइड अब भी नहीं हुआ। फिर 0 बढ़ा के फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, डिवाइड अब भी नहीं हुआ। फिर 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ा लेंगे, डिवाइड अब भी नहीं हुआ। फिर एक 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ा लेंगे, अब डिवाइड हो जाएगा 3600 दूनी 7200, यानी कि 0.0002। ये वाला इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके भाई। तो आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देखो। तो ये एक्चुअली में सवाल डिवीजन का था 18वां। ये एनटीपीसी के पेपर में आया है। आगे आइए, सवाल नंबर है 19 आपके सामने। ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है। बोला है, लड़कों और लड़कियों के एक समूह से अगर 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़के लड़कियों का रेशियो 2:1 है। इसके बाद यदि 30 लड़कों समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों का प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए, आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं कि अगर 12 लड़कियां छोड़ के चले जाते हैं तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:1 हो जाता है। अगर 35 में से 12 छोड़ के जाएंगे तो ये रेशियो हो जाएगा बेटा 34 और 23, जो 2:1 नहीं है। अगर 12 लड़कियां छोड़ के जाएंगी तो 20 थी, अगर पहले 12 छोड़ के जाएंगी, लड़कियां 8 रह जाएंगी। 40-8 का रेशियो 2:1 नहीं होता। अगर 25 लड़कियां थी, 12 छोड़ के चली जाएंगी तो लड़की रह जाएंगी 13। 38 बॉयज हैं, लड़कियां 13। ये रेशियो 2:1 नहीं होता, यानी कि आंसर है डी ऑप्शन। 36 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अगर 12 लड़की छोड़ के चली जाएं तो लड़के तो 36 रहेंगे, लड़कियां हो जाएंगी 18, और ये रेशियो 2:1 हो गया। 18 दूनी 36। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते रेशियो चैप्टर के जिनको एक्चुअल में करना नहीं होता, हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो फिट बैठ जाए वही आंसर है, जैसे मैंने यहां किया। हां, लेकिन अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो वो मेथड भी आपको आना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आप बस जुगाड़बाजी जानते हो, मेथड जानते ही नहीं। मुझे नहीं पता भाई एक ग्रुप में कितने बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, हमें नहीं पता। लेकिन बोला यह गया है कि अगर 12 लड़कियां ग्रुप छोड़ती हैं, 12 लड़कियां, तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:1 हो जाता है।
इसके बाद अगर 30 लड़के समूह छोड़ते हैं, अगर इसके बाद 30 लड़के ग्रुप छोड़ के जाते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। लड़कियों का, इस बार पहले लड़कियां बोला है, लड़कियों का लड़कों से रेशो 3:1 हो जाता है, यानी कि लड़कियां 3 हैं तो लड़का 1 है, ये हो जाता है मेरे प्यारे भाई। पूछा स्टार्टिंग में बॉयज गर्ल्स की संख्या क्या थी स्टार्टिंग में, तो देखिए मुझे स्टार्टिंग में निकालना है कि स्टार्टिंग में बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितने थे। मुझे यहां नीचे से दिया हुआ है सब कुछ, तो ऐसे सवालों को हम नीचे से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान से, यहां इसके नीचे से देखो मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे भाई एक बात बताओ, आप सुनना, 30 लड़के छोड़ के जा रहे हैं, लड़कियां तो नहीं जा रही। ऐसे सवाल में करना क्या है कि अगर लड़के छोड़ के जा रहे हैं तो लड़कियों की संख्या तो सेम रहनी चाहिए ना। अगर 30 बॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो लड़कियां तो सेम होनी चाहिए। लड़कियां 3 है, यहां 1 है, तो यहां भी 3 बना लेते हैं। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा, रेशियो किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखो लड़कियां पहले 3 थी, लड़कियां अभी भी 3 है, लेकिन लड़के हमारे पहले 6 थे, बॉयज अगर 6 थे तो 6 से 1 हो गया, यानी कि लड़के कितने छोड़ के चले गए, 5। तो सवाल में 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, अगर सवाल में 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो लड़के हैं 6, 6 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 36। बॉयज यानी कि स्टार्टिंग में 36 थे, अगर 5 की वैल्यू 30 6 गुना है तो लड़कियां भी 3 का 6 गुना होगी 18, लड़कियां हैं 18। लेकिन पूछा स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी, जब 12 लड़कियां छोड़ के चली गई तब 18 लड़कियां हैं। 12 लड़कियां छोड़ के जाने के बाद 18 लड़कियां हैं, तो स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां होंगी, 18 में 12 जोड़ दीजिए 30 लड़कियां होंगी शुरू में। तो स्टार्टिंग में 36 बॉयज थे और 30 गर्ल्स थे। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी आना चाहिए पर करना पेपर में ऑप्शन से है। आओ सवाल नंबर 20 एनटीपीसी के पेपर का। मोहित के पास 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के और 500 रुपए के नोटों के मूल्य वर्ग में 13,000 रुपए की राशि है। बहुत बढ़िया भाई। मोहित के पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 500 रुपए का नोट है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 500 रुपए के उसके पास नोट है, ठीक है। और नोटों की वैल्यू कितनी है, 13,000 रुपए। टोटल उसके पास 13,000 रुपए हैं 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोटों के रूप में। एक एक लाइन पढ़ो। 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। 25% यानी कि 1/4। 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। 25% मतलब 1/4 होता है, यानी कि अगर 10 रुपए के 4 नोट हैं तो 4 का 25% 1, 500 रुपए का 1 नोट है। रेशियो आ गया, रेशियो। आगे इसके बाद 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है, यानी कि आधा। 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है, आधा। अगर 10 रुपए के 4 नोट हैं तो 50 रुपए के आधे, 4 का आधा 2 नोट हैं, 2। ये आ गया रेशियो। इसके बाद 20 रुपए की संख्या, 20 रुपए के नोटों की संख्या 500 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। तो 20 रुपए के जो नोटों की संख्या है, मैं नंबर्स ऑफ नोट लिख रहा हूं। 20 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो 500 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। 500 रुपए का कितना नोट है, 1। 500 रुपए का 1 नोट है, अब 1 का 50% क्या आएगा, आधा। तो 20 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो 500 रुपए के नोटों की संख्या का आधा है ना। 1 का 50% 1/2। ये सभी प्रकार के नोटों की संख्या का रेशियो आ गया, अनुपात। लेकिन ये तो बेटा बटे 2 में है। चलो या इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो आ गया। मोहित के पास कुल कितने नोट हैं, मोहित के पास कुल कितने नोट हैं, बस ये पूछा है आपसे। तो भाई ये तो सवाल हो जाएगा आराम से। आप बताओ, मोहित के पास 10 रुपए के अगर 4 नोट है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 10 चौक 40। अगर मोहित के पास 20 रुपए का 1/2 नोट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अगर मोहित के पास 50 रुपए के 2 नोट है तो इनकी कीमत क्या आ जाएगी, 100। 50 दूनी 100। अगर 500 रुपए का 1 नोट है तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 500।
तो मोहित के पास जो सिक्के हैं, जो नोट है, उनके हिसाब से टोटल क्या हो रहा है? 610 और 40, 650। ये 650 हो रहा है टोटल जोड़ के। 650 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बेटा? 13,000 रुपए के बराबर दे रखे, 13,000, जो कि कितने गुना है? 650 दूनी 1300 होता है, 20 गुना है। तो आपसे पूछा मोहित के पास कुल कितने नोट है, तो मोहित के पास कुल नोट है, इनको जोड़ देंगे। आप इनको ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है बेटा ये जोड़ के? जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, 2, 6 और 1 7। 7 में जब आधा जोड़ूंगा तो 7.5, यानी कि 15/2। 15/2। 4, 2, 6 और 1 7, 7 प्लस आधा 7.5। 7.5 मतलब 15/2। 15/2 का 20 गुना, ये भी 20 गुना हो जाएगा 150, यानी कि उसके पास कुल 150 नोट हैं, और इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया, है ना। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का ही क्वेश्चन है, और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये बताइएगा 21वां, ए से बी का अनुपात x12 है, बी से सी का अनुपात 4:y है, ए से सी का अनुपात 5:3 है। आपसे पूछा x:y। देखो भाई, सवाल में ए से बी का रेशियो दिया है x:12, और बी से सी का अनुपात दिया है 4:y, और ए से सी का दिया है, यानी कि ए से सी का, बी तो गायब हो गए यहां पे। मुझे सवाल में ए बी का रेशियो दिया है, ए बटे बी सवाल में कितना दिया है? x:12। सुनना, और मुझे बी से सी का रेशियो 4:y। अगर मुझे केवल ए और सी का रेशियो निकालना है, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का अनुपात निकालना है, बीच वाली संख्या को हटाना है, तो हमेशा इन दोनों को गुणा कर दो। भाई ए से बी का रेशियो कितना है? x/12। बी से सी का रेशियो कितना है? 4/y। आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, इन दोनों रेशियो की गुणा कर दीजिए। अगर आप गुणा करोगे, देखो ना, ये बी से बी कट जाएगा, ये ए से सी का रेशियो आ गया, ये ए से सी का रेशियो आ गया, और यही रेशियो सवाल में 5/3 बोला, ये रेशियो 5/3 बोला है। ठीक है भाई, तो 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो x/y आ गया जी 5। x/y बराबर 5 आ गया, जिसको मैं कह सकता हूं 5:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आसान सवाल था, एकदम इजी है। आ जाओ, यदि ए बी सी डी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, निरंतर अनुपात में, ए बी सी डी 4 संख्याएं निरंतर अनुपात में हैं, तो इसका मान क्या होगा? सोचो सोचो भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, और ये वाला सवाल अभी तक एसएससी में तो नहीं आया है, आना चाहिए। ये सवाल ऐसा है जो परफेक्ट एसएससी में भी पूछा जा सकता है। पहली बात तो आप इसका मतलब समझो कि अगर ए बी सी डी कंटिन्यू प्रोपोर्शन या निरंतर अनुपात में है, तो इस बात का देसी भाषा में मतलब यह है कि जो अनुपात ए से बी का है, जो अनुपात ए से बी का है, ए बटे बी का जो रेशियो है, वही रेशियो बी से सी का है, बी से सी का, और सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों सी से डी का है। यानी कि ये सेम अनुपात में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी। ये होता है निरंतर अनुपात या कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये आपको दिया गया है, सवाल में पूछा है ma³ प्लस nb³ माइनस rc³, ठीक है भाई, अपॉन mb³ प्लस nc³ माइनस rd³। ये आपसे पूछा है। अब आप बताओ, तो यहां रेशियो का बहुत बेहतरीन नियम लगेगा, सिंपल सा। रेशियो का अगर आपके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं तो मैंने इसी चैनल पर रेशियो की बहुत सारी बेसिक वाली वीडियो भी बना रखी हैं, आप वो देखिएगा, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। ये तीनों रेशियो बराबर हैं, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, ये तीनों रेशियो बराबर हैं। आप मुझे बताओ ये क्या आएगा? अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखो, ये क्या है? अगर ये रेशियो देखने को कहूं केवल, तो m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ये a³ बटा b³, ये a³ बटा b³ आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। मैं आपसे ये रेशियो देखने को लिए कहता हूं, ये रेशियो, ये बताओ क्या है? ये b³ बटा n से n कट जाएगा, b³ बटा c³। आपको पता है जो a³ बटे b³ होगा वही b³ बटे c³ होगा। अगर मैं यहां से क्यूब भी करता हूं, अगर मैं यहां से क्यूब भी करता हूं, तो बराबर होगा, जो a बटे b³ होगा वही b बटे c³ होगा, वही आपका जो है मेरे दोस्तों a बटे d³ हो, सॉरी ये c बटे d, सॉरी a बटा b, b बटा c और c बटा d, ये c बटा d आना चाहिए, वही c बटे d³ होगा।
जो a बटे बी क्यूब होगा वही b बटे सी क्यूब होगा, वही c बटे डी क्यूब होगा। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों ये क्या है, आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सी क्यूब बटे डी क्यूब। तो ये a क्यूब बटे बी क्यूब, ये b क्यूब बटे सी क्यूब, ये सी क्यूब बटे डी क्यूब, और ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। जो a बटे बी का क्यूब है वही b बटे सी का क्यूब है, वही c बटे डी का क्यूब है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, a बटे बी का क्यूब, b बटे सी का क्यूब, c बटे डी का क्यूब। यानी कि बराबर क्या आएगा, चाहे आप a बटे बी क्यूब लिख लो, अगर मैं इसको एक्स क्यूब नाम देता हूं, ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, तो रेशियो भी मेरे दोस्तों ये a बटा बी क्यूब ही आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो रेशियो ये है सेम वही रेशियो ये, वही सेम रेशियो ये, तो 3 बार क्यों लिखना, a बटा बी क्यूब, सीधा कर दो। इसका आंसर होना चाहिए a बटा बी क्यूब, जो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा लॉजिक क्या है, अब कैसे होगा, a बटा बी क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a बटा बी क्यूब का मतलब है a बटा बी की 3 बार गुणा, a बटा बी गुणा a बटा बी गुणा a बटा बी, 3 बार गुणा। ये तो मतलब है, आप बोलोगे हाँ सर ये मतलब है 3 बार गुणा। देखो a बटा बी तो ठीक है, a बटा बी गुणा a बटा बी, क्या a बटा बी को b बटा सी लिख सकते हो, फिर गुणा a बटा बी, फिर a बटा बी को क्या आप c बटा डी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हूं, बिल्कुल। ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या आ गया a बटा डी। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो a रेशियो डी है और बी ऑप्शन करेक्ट है। हाईली लॉजिकल क्वेश्चन है रेलवे के हिसाब से। भाई a बटे बी क्यू का मतलब a बटे बी की 3 बार गुणा करो, लेकिन मैंने a बटे बी गुणा a बटे बी को इस बार क्या लिख लिया, b बटे सी, फिर a बटे बी को क्या लिख दिया, c बटे डी, तीनों की गुणा करेंगे तो a रेशियो डी आएगा और ये आंसर है भाई। मजा आया होगा आपको करके, ये मैंने आपको शॉर्ट में करना सिखाया है। आइए, एक शहर की आबादी में लगातार 2 साल में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे साल में 25% की कमी हुई। तीसरे साल की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या अनुपात ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल। देखो ये आसान है। एक शहर की आबादी पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, तीसरे साल 25% कम हो गई। तो बोला अब की 3 साल बाद की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या का अनुपात बताओ। तो 10% बढ़ने का मतलब, अगर किसी शहर की आबादी 10% बढ़ी है 1/10, यानी कि अगर आज आबादी 10 है तो 3 साल बाद 11 होगी। फिर 20% बढ़, सॉरी, आज आबादी 10 है तो 10 का 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। फिर अगले साल 20% बढ़ी, 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब अगर अभी आबादी 5 है तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते जाना है। तीसरे साल में आबादी 25% कम हुई। 25% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि अगर अभी आबादी 4 है तो 4 में 1 कम हो जाएगी तो 4 से 3 हो जाएगी। इन तीनों की सीधी सीधी आप गुणा करिए। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यह आएगा भाई साहब 10 दुसाम 100 और 11 नम 99। ये रेशियो आ गया। यानी कि 3 साल पहले अगर आबादी 100 थी तो अभी आबादी 99 है। ये हमेशा प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू का अनुपात आता है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। अगर 3 साल पहले आबादी 100 थी, पहले आबादी को 10% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, फिर 25% कम कर लो, तो वही आबादी अब घट के 99 हो जाएगी। तो आबादी का रेशियो आएगा डी ऑप्शन, 100:99। खत्म। ठीक है जी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि रेलवे की तैयारी अगर आपको करनी है तो मैथ्स और रीजनिंग धड़ाधड़ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहां से करनी है, वैसे तो सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप रेलवे के प्रीवियस सवाल ही लगा लो, वही आपके लिए काफी है। उसके लिए आपको रेलवे के प्रीवियस सवालों का अच्छा कंपाइलेशन चाहिए, एक ऑर्डर में, जिसमें सॉल्यूशन भी लिखे हुए हों, हर टाइप का सवाल भी कवर हो, कुछ मिस भी ना हो, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आए और बहुत ज्यादा सवाल भी आपको ना लगाने पड़े। तो इसी विजन के साथ ये बुक्स मैंने जो है अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार करी है, रेलवे कंप्लीट प्रैक्टिस बुक मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर करो और आप डेली का टारगेट बना लो कि मुझे डेली 100 सवाल तो लगाने ही लगाने हैं। तब जाके आप 1-2 महीने के अंदर इन किताबों को खत्म कर पाओगे और पेपर ढंग से दे पाओगे। ये टारगेट बना लो अपना। आ जाइए,
सवाल नंबर है बच्चे 24। पिछले साल पी और क्यू की सैलरी का रेशो 4:5 था। पी के पिछले साल के वेतन और वर्तमान वेतन का रेशो 3:5 है। क्यू के लिए अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपए है तो व्हाट इज सैलरी ऑफ क्यू? क्यू की सैलरी ज्ञात कीजिए। क्यू की सैलरी देखो मेरे भाई, दो लोग हैं पी और क्यू। पी और क्यू, ये पिछले साल, ये पिछले साल है मेरे प्यारे भाई, और ये वर्तमान है। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से कि कोई भी सवाल आए आप इस तरीके से निपटा सकते हो। पी और क्यू की पिछले साल जो सैलरी थी वो 4:5 के रेशियो में थी। 4:5 के रेशियो में अगर पी पिछले साल 4 रुपए कमाता था तो क्यू 5 रुपए कमाता था। लेकिन सवाल में यह लाइन पढ़ो, पी के पिछले साल की सैलरी और वर्तमान सैलरी का रेशियो 3:5 है। लेकिन ये तो ये कह रहा है कि अगर पी पिछले साल 3 रुपए कमाता था तो अब 5 रुपए कमाता है। ये केवल पी के बारे में बोला गया है। अगर पी लास्ट ईयर 3 रुपए कमाता तो पी प्रेजेंट ईयर में पी वाई में 5 रुपए कमाता है, जबकि पी पिछले साल कितने कमाता था? 4 रुपए। यहां तो कहा जा रहा है कि पी पिछले साल 4 रुपए कमाता था, जबकि यह रेशियो कह रहा है कि पी के पिछले साल की कमाई और वर्तमान साल की कमाई का रेशियो 3:5 है। भाई ये 4 है, ये 3 है, गलत बात है। तो भैया मुझे यहां पे इस 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हां जी सर गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 4 3 बराबर होगा 12 आप बोलोगे हां सर। ऐसे अगर क्यू के बारे में पढ़ें तो बोला है क्यू के लिए यह अनुपात 2:3 है। यानी कि अगर क्यू पिछले साल प्रीवियस ईयर 2 रुपए कमाता था तो क्यू जो है लास्ट ईयर, एल वाई मतलब लास्ट ईयर 2 रुपए कमाता था, तो इस साल क्यू 3 रुपए कमाता है। जबकि क्यू पिछले साल कितने रुपए कमाता था? 5 रुपए। यहां क्यू कमा रहा है 2 रुपए, तो गलत बात है। तो मुझे 5 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 5 और 2 को सेम करना पड़ेगा भैया, ये 5 और 2 को सेम करना पड़ेगा तो 10 यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मुझे सवाल जल्दी सॉल्व करना है तो यहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, तो पूरे रेशियो को 3 दूनी 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 से गुणा करो, 3 और 2 का एलसीएम 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ये देखिए 6 से गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यानी कि पी की सैलरी अगर पिछले साल 24 थी तो क्यू की 30 थी। अगर पी की सैलरी पिछले साल 24 थी, क्योंकि रेशो को किसी नंबर से गुणा करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर पी पिछले साल 24 रुपए कमाता था, 24 3 की वैल्यू 24, 8 गुना, तो इस साल कितने कमाएगा? 8 गुना यानी कि 40। तो पी इस साल प्रेजेंट में 40 रुपए कमाता है, 40। इसके बाद क्यों अगर पिछले साल 30 रुपए कमाता था, 2 की वैल्यू 30, तो इस साल कितने कमाएगा? 15 गुना यानी कि 45। 2 की वैल्यू 30 है, 15 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 15 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 45, 45, 45। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों? ये पी क्यू की पिछले साल की सैलरी और ये पी क्यू की प्रेजेंट ईयर की सैलरी, सभी का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी है एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ ले, थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक बार ध्यान लगाओगे तो हो जाएगा। आप ना, ये क्या दिया है सवाल में? आपको सवाल में ये पी और क्यू की पिछले साल की इनकम का रेशियो दिया, लास्ट ईयर का, जबकि ये पी की लास्ट ईयर इनकम है, ये क्यू की लास्ट ईयर इनकम है। तो यहां देखो पी की लास्ट ईयर इनकम यहां 4 है, 3 है, 4 3 को सेम बनाओ, 12 क्यू की लास्ट ईयर इनकम 5 थी, यहां 2 है, तो 5 2 को सेम बनाओ, 10 10। तो यहां मेरे दोस्तों 2 और 3 पूरे रेशियो को 6 से गुणा करते हैं। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। बोला प्रेजेंट में उनकी कुल सैलरी 6800 है। प्रेजेंट में कुल सैलरी है कितनी? पी की 40 है, क्यू की 45 है। 40 प्लस 45 85, 40 प्लस 45 85, 85 की वैल्यू सवाल में 6800 रुपए। कितने गुना? अभी 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 5 से 400, 80 गुना आ जाएगा, 80 टाइम्स। तो पूछा क्यों की सैलरी। अब देखो ये गड़बड़ है, यहां पे ऐसे नहीं करना चाहिए एग्जामिनर को। क्यों की सैलरी पिछले साल की पूछ रहा है या वर्तमान की, ये नहीं बताया। जब कुछ बताया नहीं है तो मान लेते हैं क्यों की सैलरी प्रेजेंट की पूछ रहा है 45, तो 45 की वैल्यू भी 80 गुना होगी, 3600 रुपए। 3600 रुपए सवाल का आंसर है।
अगर आपसे इस सवाल में देखो ये ना पूछ के आपसे पूछ लेता, यहां तो और भी जल्दी भी आप कर सकते हो, शायद आपने मेरे से जल्दी कर लिया होगा, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि पी और क्यू की पिछले साल इनकम का डिफरेंस बताओ, तब तो आपसे नहीं होता ना, तब तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा। ये ऐसा तरीका है कि पिछले साल और वर्तमान साल हर एक चीज आ गई। अब जो पूछ ले, आपसे पूछ लेता यहां पर ये ना पूछ के कि पी और क्यू की पिछले साल की इनकम का डिफरेंस बताओ, तो पिछले साल की इनकम का डिफरेंस 6 है, 6 की वैल्यू भी 80 गुना 480 रुपए, इस सवाल का आंसर आ जाता। तो हमें पूरा प्रोसेस समझना है, पूरा प्रोसेस वो ये है। ठीक है जी, आगे आइए। यदि एक पिज्जा की कीमत पिज्जा की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 पिज्जा की कीमत 486 रुपए है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 पिज्जा की कीमत क्या होगी? बहुत बढ़िया। यानी कि एक पिज्जा का जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो रेडियस के स्क्वायर के समानुपाती है। रेडियस जिस हिसाब से, देखो पिज्जा जितना बड़ा होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी, और जो रेडियस का स्क्वायर होगा पिज्जा का प्राइस उस रेशियो में लिया जाएगा। आप बताओ, हमने 6-6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 पिज्जा ऑर्डर करे, 3 पिज्जा की कीमत है 486 रुपए, तो एक पिज्जा कितने का आएगा? 162 रुपए का। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पिज्जा 162 रुपए का है। अगर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का पिज्जा लेते हैं तो उसकी कीमत 162 रुपए, 162 रुपीज। अगर हम पिज्जा की रेडियस 8 सेंटीमीटर कर दें, 8, तो रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 8 रेडियस वाले त्रिज्या की कीमत क्या होगी? पिज्जा की कीमत क्या होगी मेरे प्यारे भाई? बराबर जो पिज्जा के प्राइस का रेशियो वो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो मेरे प्यारे भाई। पहले पिज्जा 6 सेंटीमीटर रेडियस का था, अब रेडियस 8 हो गई, तो 6 स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर। पहले एक पिज्जा का प्राइस 162 था, अब प्राइस क्या होगा? तो बेटा किससे कट रहा है ये? पहले तो 18 से काटेंगे, 18 निम्मा 162, 18 दूनी 36, और 2 से मेरे दोस्त यहां पे 64 काटेंगे 32 बार, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 32 निम्मा, यानी कि 270 और 18 288 रुपए। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पिज्जा 288 रुपए का, एक पिज्जा, एक पिज्जा। तो 2 पिज्जा कितने होंगे? अगर एक पिज्जा 288 रुपए का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 2 पिज्जा होंगे 288 का दुगना 576 रुपए के। मजा आया सवाल करके? अच्छा सवाल है भाई। आइए, सीमा और दर्शन की इनकम का रेशियो 7:5 है। वे 12,000 9,000 की बचत करते हैं। अगर उनके खर्चों का रेशियो 17-12 है तो सीमा दर्शन का कुल खर्चा बताओ। कुल खर्चा आपको बताना है। ये सीमा और दर्शन के खर्चों का रेशियो बेटा, खर्चों का रेशियो, खर्चों का 17-12 कुल खर्चा पूछा है, तो सीमा और दर्शन के कुल खर्चों का अनुपात 17-12 है। खर्चों का रेशियो 17-12 है, तो कुल खर्चा क्या आएगा बेटा? 17 + 12 29। भाई सीमा का 17 और दर्शन का 12, टोटल खर्चा दोनों का मिला के 29 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा कुल खर्चा वो 29 से कटने वाला होगा। ये नंबर 29 से नहीं कटता, ये 29 से कटता है, 87। ये 29 से नहीं कटता, ये 29 से नहीं कटता। आंसर आ गया। अगर हम पेपर में बैठते तो इस सवाल को इसी तरीके से करते। अगर आपको यह सवाल करना है बेसिक से मेरे प्यारे भाई, तो देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और आप इस सवाल को x मान के भी कर सकते हो। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप x मान के कर सकते हो। जैसे 2 लोग हैं, सीमा और दर्शन। सीमा और दर्शन, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। तो जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि सीमा की इनकम अगर 7x रुपए है तो दर्शन की इनकम 5x है। ये कहने का मतलब है 2 लोग हैं, सीमा और दर्शन। अच्छा, यहां पे खर्चा पूछा है, क्या खर्चा निकालना है ना? खर्चा निकालना है तो खर्चे पे ध्यान दो बेटा, खर्चे पे ध्यान दो। सीमा और दर्शन का खर्चा 17-12 के अनुपात में खर्चा निकालना है तो खर्चे पे ध्यान दो। सीमा और दर्शन के खर्चे 17-12 के रेशियो में, तो रेशियो हटाएंगे तो भैया x से गुणा हो जाएगी। यानी कि सीमा का खर्चा अगर 17x रुपए है, सीमा का खर्चा अगर 17x रुपए है तो दर्शन जी का खर्चा 12x रुपए है। यह बात सही है।
आपको पता है कि अगर मैं खर्चे में बचत जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, इनकम आएगा। खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। अब सीमा 12,000 की बचत करते तो खर्चे में बचत 12,000 है, ऐड कर दीजिए। दर्शन 9,000 की बचत करता, ये ऐड कर दीजिए। तो मैंने खर्चे में दोनों की बचत ऐड कर दी, तो ये सीमा की इनकम है, ये दर्शन की इनकम है। और दोनों की इनकम का रेशियो क्या है बेटा, दोनों की इनकम का रेशियो 7/5 है। 7/5 ये बराबर कर दीजिए। यहां से सॉल्व करते ही आपका आंसर आ गया। तो खर्चे में बचत ऐड कर दिया तो फाइनल क्या आ गया बेटा, इनकम। इनकम का रेशियो बराबर कर दो। हमें कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे सवाल में करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 पंजे 85x, 12 सत्ते 84x, 84x 85x और 84x का डिफरेंस x। 12 पंजे 60,000, 9 सत्ते 63,000, 60,000 63,000 का डिफरेंस 3,000। तो x की वैल्यू 3,000 रुपए आ गई है। सीमा दर्शन का कुल खर्चा, तो सीमा दर्शन का कुल खर्चा 17x प्लस 12x 29x हो गया, जहां x की वैल्यू 3,000 रुपए है। तो 29 गुणा 3,000 यानी कि 87,000 रुपए दोनों का टोटल खर्चा है। नेक्स्ट 27वां, जब 11, 14, 31, 38 हर संख्या में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 3x रेशियो y प्रपोर्शन है y x 8x माइनस y का मान बताओ। बहुत बड़े सवाल ग्रुप डी का। देखो बेटा, अगर आपको इस सवाल की ट्रिक नहीं पता है तो यह सवाल शायद आपसे ना हो। सवाल है आपके सामने, 4 संख्याएं दी हैं, 11, 14, 31, 38। हर संख्या में x जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी कि जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो बन जाएगा वही बात की 2 संख्याओं का रेशियो बन जाएगा। 11, 14, 31, 38 4 संख्याएं। इन चारों संख्याओं में x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x का मान निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, YouTube पे मैंने फ्री पढ़ाया हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जाके देख लीजिएगा। वहां मैंने आपको बेसिक से ट्रिक बताई है, लेकिन अब वो समय नहीं है, तुरंत करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए कि इन चारों में x जोड़ने पर संख्या समानुपात में होती हैं तो x का मान जल्दी कैसे निकलेगा, डिफरेंस लो। 11, 14 का डिफरेंस 3, 31, 38 का डिफरेंस 7। आप इनका रेशियो लो, अगर हो जाता नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करो। देखो, पहले और तीसरे को पकड़ लो। आप पहले नंबर को पकड़ लो या तीसरे को, पहले तीसरे को। आप दूसरे चौथे को भी पकड़ सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 11 सत्ते 77, 31 तिया 93। तो 11 सत्ते 77, 31 तिया 93, 77 93 का डिफरेंस लीजिए। डिवाइड किससे करना है, नीचे आपको रेशियो जो है ये 3 और 7, ये जो रेशियो इनका डिफरेंस लेना है। 3 और 7 का डिफरेंस लेना है 4। तो 77 93 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 13 3 16, 16/4 4। ये 4 आ गया बेटा, 4। x का मान 4 आ गया। अगर आप हर संख्या में 4 जोड़ दो समानुपात में हो जाएंगे। देखो, 11 में 4 जोड़ो 15, 14 में 4 जोड़ो 18, 15 18 रेशियो। 31 में 4 जोड़ो 35, 38 में 4 जोड़ो 42। ये देखो रेशियो क्या है, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 5 7, ये कितना आ जाएगा, 6 से किससे जाएगा, 7 से। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 5 6। ये भी 5 6 हो गया, ये भी 5 6 हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। तो ये प्रॉपर मेथड है x का मान निकालने का। 4, लेकिन x नहीं पूछा, सवाल आगे बढ़ाया, y का मान पूछा। x का मान 4 है, यहां रख दो। 4 तिया 12, रेशियो y सेम प्रोपोर्शन में है, y रेशियो x का मान 4 है, तो 4 8 32 माइनस 5 27, y रेशियो 27। आपसे y का मान पूछा, आप जानते हैं कि पहले और आखिरी की गुणा और बीच वाले दोनों नंबर की गुणा बराबर होती है। तो y गुणा y स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चे, 12 गुणा 27 जो कि 324। 12 की 27 में गुणा करेंगे 324 आ जाएगा बेटा, और 324 का अंडर रूट 18, तो y का मान तो यहां से 18 आ गया। और बहुत अच्छा सवाल, बी ऑप्शन ग्रुप डी का। आगे आ जाएं, जल्दी से करेंगे। अब एक स्कूली बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या 7 6 5 के अनुपात में थी, जिनकी कीमत 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए है। अगर बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए के पेन की संख्या बताओ। 10 रुपए के पेन की संख्या। देखो भाई, एक बच्चे ने 3 प्रकार के पेन खरीदे
जिनकी संख्या 7, 6, 5 के अनुपात में है। ये पेन्स, एक बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और खरीदे के पेनों की संख्या 7, 6, 5 है और इन पेन की जो कीमत है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। पेनों की कीमत 5 रुपए है, ये 10 रुपए है, 15 रुपए है। अगर कुल 340 रुपए बेचारे बालक ने खर्च किए तो 10 रुपए के पेन कितने खरीदे? तो भैया 10 रुपए के पेन खरीदे हैं 6। 6 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, 6 दूनी 12, ये आंसर आ गया। तो पेपर में तो ऐसे ही हो जाएगा, मेथड वही। अगर सपोज 5 रुपए वाले 7 पेन खरीदे तो कितने के पेन हो गए? 35 रुपए के। अगर आपने 10 रुपए वाले 6 पेन खरीदे तो कितने के पेन हो गए? 60 रुपए के। अगर आपने 15 रुपए के 5 पेन खरीदे तो कितने के पेन हो गए? 15 पंजे 75 रुपए के। तो टोटल पेन हुए 75 प्लस 35, 110 और 60, 170। टोटल पेन हुए 170 के, लेकिन टोटल पेन बच्चे ने कितने के खरीदे हैं? 340 रुपए के, जो कि दुगना होता है। तो 10 रुपए के पेनों की संख्या 6, 6 का दुगना 12। आंसर। मेथड जानना जरूरी है, लेकिन करना पेपर में ऑप्शन से है। ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 29, बताओ। देखो ये पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप का, ठीक है भाई। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ। ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, होमवर्क है। इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में ठीक ठीक बताना आप लोग। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, एनटीपीसी का पूछा हुआ है। आइए सवाल नंबर 30। 750 रुपए को XYZ 3 भागों में बांटा जाता है इस प्रकार कि x-5 रेशियो y-10 रेशियो z-15 बराबर 5, 4, 3 है। तो XYZ का हिस्सा ज्ञात करें। हमारे पास 750 रुपए, 750 रुपए को 3 लोगों में इस प्रकार बांटना है, 3 हिस्सों में, कि अगर x में से 5 रुपए कम कर दें, y में से 10 रुपए कम कर दें, z में से 15 रुपए कम कर दें। 15 रुपए हैं बेटा, ये रेशियो 5, 4, 3 हो जाएगा। XYZ का हिस्सा बताओ। तो मेरे भाई पहली बात तो टोटल 750 रुपए, तो टोटल 750 होना चाहिए पहली बात। 250, 150, 400, 200, 600 हो रहा है, खेल खत्म। 305 और 195, 500 और ये 250, 750 हो रहा है, ठीक है। 310 और 170, 480 और 240 से 720 हो रहा है, खेल खत्म। 300 और 240, 540, 540 में 180 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये भी मेरे दोस्तों आपका 720 हो रहा है, खेल खत्म। यानी कि अकेला ऑप्शन है जहां तीनों को जोड़ के 750 आ रहा है और यही आंसर है। मैं क्यों करूंगा सॉल्व? जूनियर इंजीनियर का सवाल है। अगर सपोज मैच करता, फिर भी ऑप्शन से करता कि 5, 10, 15 रुपए कम करने पर रेशियो 5, 4, 3 होना चाहिए। अगर 305 से 5 रुपए कम करें, 250 से 10 रुपए कम करें और इससे 15 रुपए कम करें, तो बताओ रेशियो क्या बनेगा? 305 से 5 कम किया 300 रुपए, 250 से 10 कम किया 240 रुपए, 195 से 15 कम किया 180 रुपए। रेशियो 60 से जाएगा, 60 से 5 बार जाएगा, 60 से 4 बार जाएगा, 60 से 3 बार जाएगा, रेशियो 5, 4, 3 संतुष्ट हो रहा है, यही वाला आंसर है। 2 बार कंफर्म कर लिया हमने, ठीक है जी। तो हमें नहीं करना है सॉल्व, हमें उड़ाना है ऑप्शन से। बताइए 31वां सवाल एनटीपीसी का। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर 1/3 है। ये रेशियो बराबर है, मैंने अभी समझाया, आपसे पूछा बेटा ये है क्या, मैं एक बार लिख के बता देता हूं। PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, ठीक है ना, अपॉन PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। ये आपको बताना है। देखो आपको A/B, C/D, E/F, G/H सारे रेशियो बराबर दिए 1/3। मैं आपसे पूछूंगा 1 बाय 1 बताना ये क्या रेशियो, ये A/B है। अगर मैं P से P काट दूं, A/B 1/3 है। ये देखो Q से Q हट जाए, C/D ये भी रेशियो 1/3 है। ये बताओ R से R हट जाएगा, E से F ये रेशियो भी 1/3 है।
एस हट जाएगा, जी बटे एच, ये रेशियो भी 1/3 है, ये हर 1/3 1/3 1/3 है मेरे दोस्तों, तो ये वैल्यू भी तो 1/3 रेशियो के बराबर आनी चाहिए। सी ऑप्शन, कुछ करना ही नहीं सवाल में। आओ, सवाल नंबर है 32। राधा और वत्सल ने एक बिजनेस में 36,000-42,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। एक्टिव पार्टनर होने के कारण राधा को बिजनेस चलाने के लिए हर महीने 637.5 रुपए अतिरिक्त मिलते थे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 3 साल में अगर राधा को कुल 31,500 रुपए मिले हैं तो इस अवधि में वत्सल को कितना लाभ हुआ है? बहुत अच्छा सवाल भाई, शानदार। कौन करेगा इस सवाल को मेरे दोस्त? आज आप मुझे बता दो। यह भी पार्टनरशिप का सवाल है, पर यह मैं आपको करवा देता हूं, सुनिए। दो हैं, राधा और वत्सल, इन्होंने एक पार्टनरशिप शुरू की। आपको पता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। जिस अनुपात में आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। अगर राधा ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, वत्सल ने 42,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 6×36, 6×7, 42। दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 6:7। तो भैया राधा और वत्सल के प्रॉफिट का रेशियो भी 6:7 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब बताओ, सवाल में यह कहा गया है अगर राधा और वत्सल को 36,000-42,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो उनको प्रॉफिट भी 6-7 के अनुपात में मिलना चाहिए। पर राधा एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर होने का मतलब कि पैसा भी इन्वेस्ट किया राधा ने 36,000, और वो बिजनेस में डेली दुकान पे आके बैठती है, गल्ला खोलती है, झाड़ू भी लगाती है, तो बिजनेस में ज्यादा मेहनत करती है, वो एक्टिव ज्यादा है। इसकी वजह से राधा को हर महीने 637.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि सैलरी के तौर पर हर महीने 637.5 रुपए मिलते हैं। राधा को हर महीने 637.5 रुपए एज ए सैलरी मिलते हैं कि राधा बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत मेहनत करती है। तो 3 साल में इस हिसाब से राधा को कितना पैसा मिल जाएगा सैलरी के फॉर्म में? तो 3 साल में एज ए सैलरी, फिक्स सैलरी जो हर महीने उसको दी जा रही है 637.5 रुपए, 3 साल में कितना मिल जाएगा? हर महीने अगर 637.5 मिल रहा है तो 3 साल में होता है 36 महीने। तो 36 महीने में राधा को कितना मिल जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ जाएगा बेटा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। देखो 637.5 क्या है? 600 का आधा 1200, 600 का दुगना 1200, 37.5 का दुगना 75, ये 1275 का आधा है। 1275 का आधा 637.5, 2 से 36 18 बार कट जाएगा। अब 1200 के 18 में गुणा करेंगे 21,600, और 75 के 18 में गुणा करेंगे 1260 और 90, यानी कि मेरे दोस्तों 1440। ठीक है, 1260 और 1350, सॉरी 1350 हो जाएगा, 1350। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा 22,639, 22,000 है भाई 950 रुपए, 22,950 रुपए। यानी कि राधा को 3 साल में 22,950 रुपए तो सैलरी के रूप में मिल गए। हर महीने 637.5 रुपए लेती है वो, 3 साल में कितना ले लेगी? 22,950 रुपए। लेकिन सवाल में यह कहा गया है राधा को कुल 3 साल में 31,500 रुपए मिले। राधा को 22,950 रुपए सैलरी के फॉर्म में मिल गए। राधा को कुल सैलरी मिली, कुल मिले 3 साल में 31,500 रुपए। अब इसमें से घटा दीजिए, तो इसका मतलब राधा को प्रॉफिट के हिसाब से कितना पैसा मिला? राधा ने 2 तरीके से पैसा कमाया, प्रॉफिट भी लिया है और हर महीने सैलरी भी ली है। अगर राधा को टोटल 31,500 3 साल में मिला है, जिसमें से 22,950 तो हर महीने की सैलरी है, तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राधा को कितना पैसा मिला? घटाइए 0, 5, 14 में से 9 गया 5, और ये आपका 8,550 रुपए। तो 8,550 रुपए राधा को एज एन प्रॉफिट दिया गया, क्योंकि राधा ने 36,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। पूछा है वत्सल को कितना लाभ हुआ? भाई वत्सल की तो कोई सैलरी है नहीं, वत्सल तो सीधा प्रॉफिट के रेशियो में उठाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ,
राधा वत्सल को प्रॉफिट इस रेशियो मिलना चाहिए। राधा को प्रॉफिट कितना है? 8,550 रुपए। 6 यूनिट के लिए 8,550 है, तो वत्सल का प्रॉफिट 7 है। 7 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर 6 की वैल्यू 8,550 है तो 7 की वैल्यू 8,550 से ज्यादा होगी। इतनी नहीं होगी कि 36,000 पहुंच जाए। देखो, अगर ये 6 से 8400 भी हो, 6 से अगर 8400 भी हो, अगर ये 8400 भी होता तो भी ये 1400 बार जाता। तो ये 7 की अगर 1400 से गुणा करेंगे तो 9800, यानी कि 9800 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर तो नहीं होगा। 10,000 क्रॉस नहीं करेगा भाई। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं मेरे भाई। 6 से आप इसको काटेंगे, 6 एकम 6, बच जाएगा 2, 6 चौक 24, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1425 गुना। तो ये भी 1425 गुना होगा। 9800 और 175, 9975 रुपए। तो 9975 रुपीज वत्सल जी के एज ए प्रॉफिट मिलेगा। ए ऑप्शन। आओ अब अगला 33वां। ये सवाल है आरआरबी एएलपी के पेपर का। करो। रेत बजरी वाला लग रहा है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी सीमेंट का अनुपात 6:17 है। रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या है? यह रहा रेत, यह रहा बजरी, यह रहा सीमेंट। बहुत बढ़िया। बोला एक मिश्रण है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। भाई हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, इंग्लिश में तो बड़ा भयानक शब्द लिखा है। रेत बजरी का अनुपात 17:8, जबकि बजरी सीमेंट का अनुपात है 6:17। पूछा रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। मैंने आप देखो, आपको रेत से बजरी का अनुपात दिया है, ठीक। फिर उसके बाद आपको बजरी से सीमेंट का अनुपात दिया, और आपको चाहिए क्या? बजरी बीच में कॉमन है, बजरी नहीं चाहिए आपको, रेत और सीमेंट का रेशियो निकालना है। तो देखो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या सिखाया? जब भी किसी सवाल में पहली वाली और आखिरी वाली संख्या का रेशियो पूछा जाए, दोनों रेशियो की गुणा कर दो। रेत से बजरी का रेशियो 17:8 है, बजरी से सीमेंट का रेशियो 6:17 है। दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, 17 कट जाएगा, 6-8 का रेशियो 3-4। ये हमेशा पहली और आखिरी संख्या का रेत और सीमेंट का रेशियो आ जाएगा। ऐसा क्यों भाई? रेत बजरी का रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया बजरी सीमेंट का रेशियो, तो बजरी कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा? रेत से सीमेंट का। समझ में आया? आपको कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 34। आइए, ग्रुप डी का। शुरू में राम के पास 4 रुपए थे, श्याम के पास 7 रुपए थे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी, और उसके बाद राम श्याम की राशि 7-9 के अनुपात में थी। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितने पैसे दिए? भाई ये तो आसान लग रहा है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। अगर एक्स मान के करना है कि भाई शुरुआत में राम के पास 4 रुपए थे, श्याम के पास 7 रुपए थे। जतिन भाई इनके पास आया और जतिन ने दोनों को बराबर राशि दी। मान लिया जतिन ने दोनों को बराबर राशि x रुपए दी, राम को भी x रुपए दिए और मेरे दोस्तों श्याम को भी x रुपए दिए। अब रेशियो दोनों का 7:9 हो गया। यहां से सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। ये हो गया बेसिक मेथड। बढ़िया मेथड ऑप्शन वाला है। पहले 4 रुपए थे, 7 रुपए थे, दोनों को 6 दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों 13 हो जाएगा। 4 6 10, 7 6 13, 10-13 का रेशियो तो 7-9 नहीं है, 6.5 मानता हूं। पहले 4 रुपए थे राम के पास, 6.5 दोगे तो 10.5 हो जाएंगे। श्याम के पास पहले 7 थे, 7 को 6.5 दोगे तो 13.5 हो जाएंगे। ये रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 15 7 105, 15 9 135। ये रेशियो 7-9 हो रहा है। ये आंसर है। ऑप्शन से बढ़िया भाई। राम जी के पास पहले 4 रुपए थे, श्याम के पास 7 रुपए। मान लिया ये ऑप्शन ठीक है। जतिन ने दोनों को 6.5 रुपए दिए, तो राम के पास 4 में 6.5 जोड़ो 10.5 हो गए, श्याम के पास 7 रुपए में 6.5 जोड़ो 13.5 हो गए। अब रेशियो क्या हो गया? 15 7 105, 15 9 135, 7-9 हो गया। अब रेशियो 7-9 सेट हो रहा है। ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट आपके सामने।
35वां ग्रुप डी के पेपर का रेशियो चैप्टर। यहीं पे 35 मैंने बढ़िया सवाल आपको कराए। 2000 रुपए को एबीसी के बीच बांटा जाता है इस प्रकार कि ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3, सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है। ए का हिस्सा क्या होगा? हमारे पास 2000 रुपए का नोट है, अब तो बंद हो गया। खैर, एबीसी के बीच बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा, ए का आधा, बी के हिस्से का 1/3 यानी कि b/3, और सी के हिस्से का 1/5। ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है भाई, तो क्या आप ए बी सी का अनुपात नहीं निकाल सकते? जब भी ऐसा कुछ आए मेरे भाई, जो नीचे, यहां देखो, अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है, 111 है बेसिकली, तो जो नीचे लिखा होगा वही हमेशा एबीसी का रेशियो आएगा, 2:3:5। ये रेशियो का सिंपल नियम है। अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है, ये बराबर है, तो जो नीचे लिखा होगा वही एबीसी का रेशियो आएगा। नहीं पता बेसिक से कैसे हुआ सर? भाई ये तीनों बराबर है, मान लिया के बराबर है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 2 के, बी का मान क्या आ जाएगा? b/3 बराबर के है 3 के, सी का मान 5 के, और जब मैं रेशियो लूंगा तो के तो कट जाएगा, 2 3 5 ही तो बचेगा। लेकिन इतना क्यों करना? जब भी आपके सामने आए कि a/2, b/3, c/5 कुछ भी आए, अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है तो जो नीचे लिखा हो वही रेशियो होगा। पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है 2, तीनों का टोटल कितना है मिलाकर? 2 3 5 5 10, तीनों का टोटल मिला के 10 है, तो ए का हिस्सा 2/10 है 2000 रुपए में से। 2000 रुपए का 2/10 आ जाएगा जी 400 रुपए। तो ए को 400 रुपए देकर रफा दफा करो, बी ऑप्शन आंसर, और आप भी रफा दफा हो जाओ, क्लास खत्म भाई। ठीक है जी, ये रेशियो के बढ़िया सवाल थे मेरे दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे। देखो यही रेलवे का लेवल है, मैं आपको जबरदस्ती के बहुत हैवी सवाल करवाने लगूं, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसा रेलवे में आया है, जैसा आता है और जैसा आएगा वो मैंने आपको करवाया आपके सामने। आप अगर, जैसे मैंने आज की क्लास में आपको 20 सवाल कराए, ठीक है ना, 20 नहीं 18 सवाल कराए, अगर आप 18 में से 14-15 सवाल कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में। आप बेफिक्र होकर मेरे दोस्तों पढ़ते रहो। ठीक है जी, सारे के सारे क्वेश्चन का सोर्स ये बुक था, और इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे रेशियो की प्रैक्टिस के लिए। जैसे इसमें मैंने रेशियो के लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस डाले हैं जिन्हें आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो तो आज इतना ही। परसेंटेज रेशियो के बाद अब जो हम अपना अगला चैप्टर करेंगे वो होगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, जिसको हम करेंगे कल की क्लास से। बाय, धन्यवाद। उसको भी मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। इस चैनल पर डेली क्लास आती है मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे तक, जो है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ये क्लासेस केवल रेलवे के लिए, हाँ इससे एसएससी जीडी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाय।